दोस्तों, क्या आप लोग भूत पिशाच को मानते हो? देखो, मैं तो मानता हूँ भाई। क्या फ़ायदा अभी कह दूँ कि नहीं मानता और वो मेरी छाती पर कूद दिया, फिर खी करके हंसे और फिर पूछे, हाँ भाई, अब बता, मानता है कि नहीं मानता? तो तब कहूँ कि हाँ मानता हूँ, तो इससे अच्छा अभी कह दूँ यार। और एक्चुअली हुआ क्या कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, तो पता नहीं क्या यार, रिकॉर्डिंग हुई नहीं। और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया अपना, जो भी डाटा था जहाँ से मैं ले रहा था डाटा, तो वो स्क्रीनशॉट भी ब्लैक ब्लैक हो जा रहा। तो फट गई यार मेरी। और फिर दूसरे फ़ोन में किया तो यार उसमें सब होने लगा। फिर दोबारा इसमें किया तो हुआ नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा डर लगा, घबरा गया मैं यार। खैर, तो आज बात करते हैं पिशाचों के बारे में। तो पिशाच को ही हम वैम्पायर कहते हैं इंग्लिश में। तो वैसे पिशाच एक काल्पनिक प्राणी है, ऐसा लिखा है, जो जीवित प्राणियों के सार को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर उनका खून पीकर जिंदा रहते हैं, और ऐसा ही हमने देखा सुना है। हालांकि विशिष्ट रूप से इनका जो वर्णन होता है वो मरे हुए परंतु अलौकिक रूप से अनुप्राणित जीवों के रूप में किया जाता है, मतलब मरे होने के बाद भी जिंदा हैं। तो कुछ अप्रचलित परंपराएं विश्वास करती थी कि पिशाच रक्त चूसक जीवित लोग थे। अच्छा, वैसे ये भी मैं बता दूं कि कई जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जांच पड़ताल करते हैं ना, तो उन्होंने कई बार प्रूफ के साथ ये सबूत भी दिया है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इनकी कैटेगरी होती है, देखो अपने में भी कि ब्रह्म राक्षस और उससे ऊपर वाला, ये वाला वो वाला, तो बहुत टाइप के होते हैं, इनकी भी अपनी जातियां हैं। तो खैर, इसमें ये पिशाच भी अहम भूमिका रखता है। मैं अकेला बैठा हूँ घर में, खटपट हो रही है मेरी और फट रही है, अंधेरे में बैठा हूँ। तो लोक कथाओं के अनुसार पिशाच अक्सर अपने प्रियजनों से मिला करते थे और अपने जीवन काल में जहाँ वे रहते थे वहाँ के पड़ोसियों के अनिष्ट, अथवा अनिष्ट का मतलब या बुरा हो जाना किसी का, अथवा उनकी मृत्यु का कारण बन जाया करते थे। वे कफन पहनते थे, उनका चेहरा फूला हुआ लाल और काला हुआ करता था। हालांकि पिशाचीय सत्ता अनेक संस्कृतियों में मिलती है, फिर भी पिशाच शब्द 18वीं सदी के आरंभ तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। पुराने ज़माने में क्या है कि पिशाचों की जो लोक कथाएं वो बार बार दोहराई जाती थी, और इनको क्या है कि अलग अलग नामों से भी जानते थे, जैसे कि सर्बिया में वैम्पायर, और ग्रीस में राइकोलाकस, तथा रोमानिया में स्ट्रिगोई। यूरोप में पिशाच अंधविश्वास के बढ़ते स्तर से जन उन्माद उत्पन्न हुआ और कुछ मामलों में शवों को दांव पर लगा दिया गया तथा लोगों पर पिशाचिकी का आरोप लगाया जाने लगा। हालांकि ऐसा था या नहीं था, ये तो उस समय की बातें हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कई सारी पुस्तकें लिखी गई इस पर। फिर तो आप जानते हो कि कई सारे वीडियो गेम्स आए और फिल्में बनी हैं, इन टेलीविज़न शो बनी हैं। इन सब में क्या है कि आपने सुना होगा एक ड्रैकुला, तो इन सब को कुछ अलग तरह विशिष्ट पहचान मिली है पिशाचों को, जिससे ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली चरित्र वाले हो गए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वैम्पायर शब्द का अंग्रेजी में सर्वप्रथम प्रयोग का समय सन 1734 में निर्धारित करता है। इसका प्रयोग सन 1745 में हर्लियन मिसेलनी में ट्रेवल्स ऑफ थ्री इंग्लिश जेंटलमैन शीर्षक से प्रकाशित एक यात्रा वृत्त से मिलता है। पिशाच की चर्चा जर्मन साहित्य में पहले ही की जा चुकी थी। सन 1718 में जब ऑस्ट्रिया ने उत्तरी सर्बिया और ओल्टेनिया पर कब्जा कर लिया, तो अधिकारियों ने कब्र खोदकर शवों को बाहर निकालने और पिशाचों को मारने की स्थानीय प्रचलित प्रथा देखी। सन 1725 से 1732 के बीच तैयार इन रिपोर्टों को व्यापक प्रचार मिला। अधिकतर मामलों में पिशाचों को बुरे प्राणियों, आत्महत्या के शिकार या चुड़ैलों के भूत प्रेत के रूप में माना गया, लेकिन इतना सृजन अपकारी प्रेत आत्माओं के द्वारा भी संभव है। कैसे कि जिनके कब्जे में कोई लाश है या जिन्हें किसी पिशाच ने काट लिया है। ऐसी लोक कथाओं में विश्वास इतना व्यापक हो गया कि कुछ क्षेत्रों में इसने सामूहिक उन्माद को जन्म दिया और पिशाच समझे जाने वाले लोगों को सार्वजनिक फांसी भी दे दी गई। अक्सर कफन में लिपटे या ताबूत में लेटे शव के नाक और मुंह से खून रिसता हुआ देखा गया और बाईं आंख को अक्सर खुला हुआ पाया गया। यह झीने पारदर्शी कफन में लिपटा हुआ कब्र में दफन, जिसके दांत, बाल और नाखून बड़े हो गए हो सकते थे, जबकि आमतौर पर ऐसे नुकीले दांत नहीं देखे जाते थे। स्लाव एवं चीनी प्रथाओं में जिन मुर्दों को कोई पशु, खासकर कुत्ते या बिल्ली, लांग लें, तो लोगों को ऐसी शंका हो जाती थी कि वे मरे नहीं हैं। यदि किसी घायल शरीर पर कोई घाव हो जिसका उपचार उबलते हुए पानी से नहीं किया गया है, तो वह भी जोखिम भरा हो सकता था। रूसी लोक कथाओं में
पिशाच कभी चुड़ैल या वैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने जीवित अवस्था में चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया था। हाल ही में मरे परिजनों को भूत प्रेत बनने से रोकने के लिए कभी कभी सांस्कृतिक प्रथाएं जन्म लेती थीं। शवों को उल्टा गाड़ने की भी प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। साथ ही साथ शरीर में प्रवेश करने वाली दुष्ट आत्मा को संतुष्ट करने तथा मृतक के ताबूत से बाहर निकलने की इच्छा को रोकने के लिए उसे संतुष्ट करने हेतु कब्र के पास भौतिक वस्तुएं, कटारी अथवा हंसिया रख दिया जाता था। यह पद्धति प्राचीन यूनानी प्रथा से मिलती जुलती है, जिसमें पाताल में बहने वाली स्टिक्स नदी को पार करने के लिए राहदारी पथ कर अदा करने के लिए मुर्दे के मुंह में सिक्का रख दिया जाता था। ये तो शायद भारत में भी होता है। यह तर्क दिया गया है कि बजाय इसके दुष्ट आत्मा को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए ही सिक्के रख दिए जाते थे। शायद इसी प्रथा ने बाद में चलकर पिशाच की लोक कथाओं को प्रभावित किया होगा। व्रकुला कास के संबंध में यह परंपरा आधुनिक यूनानी लोक कथाओं में जारी रही, जिसमें शरीर को पिशाच बनने से रोकने के लिए मोम के क्रूस और जीसस क्राइस्ट कॉन्कर्स खुदे हुए मिट्टी के बर्तन मुर्दे के शरीर पर रख दिए जाते थे ताकि वह पिशाच न बन जाए। यूरोप में आमतौर पर व्यवहार में लाई जाने वाली अन्य पद्धतियों में शामिल थे घुटने के नसों को काट दिया जाना अथवा खसखस के दाने, बाजरा या बालू को संभावित पिशाच के कब्र स्थल में रख देना इत्यादि। इस प्रथा का उद्देश्य पिशाच को सारी रात बिखरे दानों को गिनने में व्यस्त किए रखना था। इसी प्रकार की चीनी विवरणों से यह ज्ञात होता है कि पिशाच जैसे प्राणी को चावल की बोरी से अगर गुजारा जाता तो उसे प्रवेश करने से पहले हर दाने को गिनना पड़ता। यह मिथकीय विषय वस्तु भारतीय उपमहाद्वीप के काल्पनिक कहानियों के साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के चुड़ैलों और इसी प्रकार के अन्य दुष्ट प्रेतात्माओं अथवा प्राणियों की कहानियों में पाई जाती है। पिशाच की पहचान के लिए अनेक व्यापक धर्मानुष्ठान आयोजित किए जाते थे। इसमें पिशाच के कब्र की पहचान करने का एक तरीका यह भी था कि एक कुंवारे लड़के को एक कुंवारी घोड़ी पर बिठाकर किसी कब्रगाह या गिरजा के ज़मीन से होकर गुजारा जाता था। घोड़ा अगर कब्र के पास प्रश्नात्मक भंगिमा में अड़ गया तो समझ लीजिएगा कि कब्र में पिशाच है। आमतौर पर एक काले घोड़े को उपयोग में लाया जाता था, हालांकि अल्बानिया में इसका सफ़ेद होना ज़रूरी था। किसी कब्र के ऊपर मिट्टी में अगर कोई सुराख दिखाई देती थी तो उसे पिशाच की होने का चिन्ह मान लिया जाता था। जिन शवों को पिशाच समझ लिया जाता था वे आमतौर पर अपेक्षा से अधिक स्वस्थ और गोल मटोल दिखते थे और उनमें सड़न का कोई नामो निशान भी नहीं दिखता था। कुछ मामलों में जब संदेहास्पद कब्र खोले जाते थे, ग्रामीणों के विवरण के अनुसार शवों के पूरे चेहरे पर किसी शिकार के ताज़ा खून पाए जाते थे। मवेशियों, भेड़ों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों की मौत यह प्रमाणित करती थी कि पिशाच किसी नियत निश्चित इलाके में ही सक्रिय रहते थे। लोक कथाओं के पिशाच छोटे मोटे भुतहा कार्यों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते थे, जैसे कि छतों पर पत्थर फेंकना, घर के सामानों को अस्त व्यस्त कर देना और सोते हुए लोगों पर दबाव डालना इत्यादि। मेरे साथ और मेरे कुछ जान पहचान के लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया है। अब इनसे बचाव के यानी सुरक्षा के भी तरीके होते थे। भूत प्रेतों को दूर रखने में सक्षम टोने टोटके सांसारिक अथवा पवित्र वस्तुओं जैसे कि लहसुन अथवा पवित्र जल पिशाच लोक कथाओं में आमतौर पर प्रचलित है। ये वस्तुएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगली गुलाब की एक टहनी और वन संजली का पौधा पिशाचकों को हानि पहुंचाते हैं। यूरोप में माना जाता था कि सरसों के दानों को घर के छत पर छिड़कने से पिशाचकों को दूर रखा जा सकता है। टूने टूटके की अन्य पवित्र वस्तुओं में शामिल है उदाहरणतः क्रूस मूर्ति, जाप माला या पवित्र जल। ऐसा मानना है कि पिशाच पवित्र भूमि पर चलने जैसे कि गिरजा या मंदिर अथवा एक दूसरे के प्रतिकूल बहती हुई जलधारा से होकर गुजरने में असमर्थ हैं। हालांकि परंपरागत तौर पर टूने टोटके के रूप में नहीं मानी जाने वाली वस्तुएं जैसे आइनों का इस्तेमाल पिशाचकों से बचने के लिए आइनों के मुख बाहर की तरफ करते थे। दरवाजे पर रखकर इनके इस्तेमाल किए जा चुके हैं। कुछ संस्कृतियों में पिशाचकों के प्रतिबिंब नहीं होते, ये तो सुना होगा, और कभी कभी उनकी परछाई भी नहीं पड़ती। ऐसा शायद पिशाच
में आत्मा के अभाव के प्रदर्शन के रूप में होता है। हालांकि यह लक्षण सार्वभौमिक नहीं है। आगे है कि यूनानी राइकोलाकस, जो मैंने बताया था कि पिशाच को ही बोलते थे यूनान में, और टाइपेनियस प्रतिबिंब और परछाई दोनों के लिए सक्षम है। मतलब वहाँ पर इनकी परछाई भी बताई गई है कि बनती थी। इसका प्रयोग ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला में किया था और बाद में यह परवर्ती रचनाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ भी लोकप्रिय बनी रही। कुछ प्रथाएं यह भी मानती हैं कि पिशाच किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें गृह स्वामी आमंत्रित न करें। हालांकि प्रथम आमंत्रण के बाद वे मनमाने ढंग से आज और जा सकते हैं। यद्यपि लोक कथाओं के पिशाचों के बारे में माना जाता था कि वे रात को अधिक सक्रिय थे, उन्हें आमतौर पर सूर्य की रोशनी में असुरक्षित समझा जाता था। संदेहास्पद पिशाचों को नष्ट करने के तरीके भी अलग अलग थे। विशेषकर दक्षिणी स्लाव संस्कृतियों में खूंटे से बांधना आमतौर पर सबसे अधिक उल्लेखनीय तरीका था। रूस और बाल्टिक राज्यों में अंगू एश वृक्ष की लकड़ी को अथवा सेलेशिया में ओक के पेड़ की लकड़ी के साथ सर्बिया में वन संजली को तरजीह दी जाती थी। रूस और उत्तरी जर्मनी में शक्तिशाली पिशाचों के हृदय में अक्सर खूंटा गाड़ दिया जाता था। हालांकि रूस और उत्तरी जर्मनी में मुंह को और उत्तरी पूर्वी सर्बिया में पेट को लक्ष्य बनाया जाता था। छाती की चमड़ी में छेद करना फूले हुए पिशाचों के शरीर से हवा निकालने का एक तरीका था। यह तरीका हंसिए जैसा तेज धार वाली वस्तुओं को शव के साथ गाड़ने जैसा ही था, ताकि भूत प्रेत में तब्दीली होने से पहले शरीर को बहुत अधिक फूलने पर वे चमड़ी में छेद कर सकें। जर्मन और स्लेविक क्षेत्रों में सिरेच्छेदन की पद्धति को अधिक तरजीह दी जाती थी, जिसमें सिर को पैर के बीच नितंबों के पीछे अथवा शरीर से दूर गाड़ दिया जाता था। इस क्रिया को आत्मा की अविलंब विदाई के रूप में मानते थे, क्योंकि कुछ संस्कृतियों में शवों में आत्माओं का कुछ अधिक समय तक उपस्थित रहना माना जाता था। पिशाच के सिर, शरीर एवं कपड़ों को भी छेद कर जमीन के साथ खूंटी में बांध दिए जाते थे, ताकि वे उठ न सकें। खानाबदोश इस्पात अथवा लोहे की सुइयों को शवों के दिलों में गोदते थे और शवों को गाड़ने के समय इस्पात के टुकड़ों को मुंह में और कानों और आँखों के ऊपर तथा उंगलियों के बीच रख देते थे। वे वन संजली को शव के मोजे में अथवा पैरों के बीच खूंटी की तरह गोद देते थे। पुरातात्विविदों ने सन 2006 में वेनिस के निकट 16वीं सदी के एक कब्र की खुदाई से एक महिला के शव के मुंह में ईंट ठूसा हुआ पाया और इसका अर्थ निकाला गया कि एक प्रकार से पिशाच को मारने के लिए किया गया एक कर्मकांड था। बाद के तरीकों में खौलते हुए पानी को कब्र के ऊपर डालना और शव को पूरी तरह जलाकर भस्म कर देना भी शामिल किया गया। बालकन में पिशाच को गोली मारकर या पानी में डुबोकर मृतक का अंत्येष्टि संस्कार बार बार दोहराकर मृतक के शरीर पर पवित्र जल छिड़ककर या जादू टोने के द्वारा मार दिया जाता था। रोमानिया में लहसुन को मुंह में रखा जाता था और 19वीं सदी में हाल तक ताबूत को गोली मारने में सावधानी बरती जाती थी। प्रतिरोधात्मक मामलों में शवों के अंग छेद कर टुकड़ों को जलाकर राख को पानी में मिलाकर परिवार के सदस्यों में औषधि उपचार के रूप में वितरित कर दिया जाता था। ये तो भाई क्या ही कहूँ अब मैं इनके बारे में। जर्मनी के सेक्शन प्रदेशों में संदेहास्पद पिशाचों के मुंह में नींबू रख दिया जाता था। जीवित प्राणियों के रक्त अथवा मांस का भक्षण करने वाले अलौकिक प्राणियों की कथाएं संसार के लगभग सभी संस्कृतियों में कई सदियों से पाई गई हैं। आज हम इन अस्तित्वों को पिशाचकों से संबंध कर देते हैं, लेकिन प्राचीन समय में वैम्पायर शब्द का रक्तपान एवं इसी तरह की क्रियाकलापों के लिए उन दुष्ट आत्माओं या प्रेत आत्माओं को उत्तरदायी ठहराया जाता था, जो मांस भक्षण और रक्तपान कर सकते थे। यहाँ तक कि शैतान को भी पिशाच का पर्याय समझा जाता था। लगभग सभी राष्ट्र ने भूत प्रेत अथवा दुष्ट आत्माओं को और कुछ मामलों में देवी देवताओं को रक्तपान से जोड़ा है। उदाहरणतः भारत में वैताल मुर्दों में निवास करने वाले पिशाच जैसी प्राणियों की कहानियों को वैताल पिशाची में संकलित किया गया है। कथा सागर की एक प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य और एक दुर्गाध्य को पकड़ने के लिए उनके रात्रि की खोजों के बारे में बतलाती है। पिशाच
बुरे कर्म करने वाले या पागल होकर मरने वालों के वापस लौटी आत्माओं में भी पिशाचीय लक्षण पाए जाते हैं। बड़े बड़े दांतों वाली मुर्दों या नरमुंडों का हार पहनी हुई प्राचीन भारतीय देवी काली को भी घनिष्ठ रूप से रक्तपान से जोड़ा जाता था। मिस्र की देवी सेखमेत भी रक्तपान करती थीं। ईरान में भी रक्तपात करने वाली दुष्ट आत्माओं की कथाएं मिलती हैं। मनुष्य के रक्तपान की कोशिश करने वाले प्राणियों के दृश्यों को मिट्टी के बर्तन के ठीकरों पर खुदाई करके चित्रित किया गया। प्राचीन बेबीलोनिया में भी पौराणिक ललित की कथाएं ने अपने पर्याय लिलीथ और हिब्रू पिशाच विद्या से उसकी बेटी लीलू को जन्म दिया। लिलीतु को एक दुष्टात्मा समझा जाता था और प्राय शिशुओं के रक्तपान पर ही जीवित रहने वाले चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता था। हालांकि यहूदी प्रतिरूप पिशाचों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वे पुरुष और नारी दोनों के साथ ही नवजात शिशुओं को भी खा जाते थे। यूनान और रोम की प्राचीन पौराणिक कथाओं में एम्पेसु लामिया एवं एस्ट्रेजेस की विवरण मिलते हैं। समय के अंतराल के साथ साथ प्रथम दो शब्द क्रमशः डाइनो एवं दुष्ट आत्मा को वर्णन करने वाले शब्द बन गए। एम्पुसा हीकेट देवी की कन्या थी और उसका वर्णन कांसे के पांवों वाली दुष्ट राक्षसी के रूप में किया जाता था। वह स्वयं को युवती के रूप में बदलकर पुरुषों को उनका रक्तपान करने से पहले सुप्तावस्था में उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाती थी। लामिया छोटे बच्चों को शिकार बनाती थी जब रात में वे सोए रहते थे। गेलेड या गेलों के समान वह उनका खून चूसती थी। लामिया की ही तरह एस्ट्रेजेस भी बच्चों को खाती थी, लेकिन नवयुवकों को भी अपना शिकार बनाती थी। आमतौर पर उनका वर्णन कौवों और पक्षियों के शरीर धारण करने वालों के रूप में किया जाता था, जिन्हें बाद में मानव मांस और रक्त भक्षण करके जीवित रहने वाले एक प्रकार के निशाचर पक्षी एस्ट्रिक्स के रूप में रोमन पौराणिक गाथा में शामिल किया गया। पिशाची मामलों के दो प्रसिद्ध उदाहरण आधिकारिक रूप से प्रथम बार रिकॉर्ड किए जाने वाले मामलों में शामिल थे, रिकॉर्ड किए गए हैं। सर्बिया में रहने वाले पीटर और पाउल के शवों से जुड़े हुए मामले तो है। प्लूगोत जोसिया के बारे में मानना है कि उनकी मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में हुई थी, लेकिन तथाकथित रूप से अपनी मृत्यु के पश्चात अपने बेटे से भोजन मांगने वापस आ गए। जब बेटे ने भोजन देने से इनकार कर दिया तो वह दूसरे ही दिन मृत अवस्था में पाया गया। प्लूगोजोवित्स के बारे में मानना है कि वे वापस लौटे और अपने कुछ पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जिनकी मृत्यु खून बहने के कारण हुई। दूसरे मामले में भूतपूर्व सैनिक से किसान बनने वाले पाओल पर कई साल पहले सूखी घास काटने के समय पिशाच ने तथाकथित रूप से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात आसपास के लोग मरने लगे और व्यापक रूप से यह विश्वास कर लिया गया कि पाओल अपने पड़ोसियों का शिकार करने के लिए लौट आया था। सर्बिया में एक और घटना थी जिसमें कि काल्पनिक एक जल चक्की में निवास करने वाले और चक्की वालों को मारकर उनका रक्तपान करने वाले किसी सावा सावानोविक पर केंद्रित है। लोक कथा के चरित्र को बाद में सर्बियन लेखक मिलोवान की कहानी में एवं इसी कहानी से प्रेरित 1973 में बनी सर्बियन आतंक फिल्म लेप्टिरिका में उपयोग किया गया। दोनों घटनाओं के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। सरकारी अधिकारियों ने शवों की जांच की, मामले की रिपोर्ट तैयार की और समूचे यूरोप में पुस्तकें प्रकाशित की। यह उन्माद, जिसे साधारणतया 18वीं सदी के पिशाच विवाद के रूप में माना जाता है, एक पीढ़ी के लिए प्रकोप बनकर तेजी से फैल गया। पैशाचिक हमला समझे जाने वाले गांवों की महामारी ने इस समस्या को और भी अधिक उग्र कर दिया। निसंदेह यह ग्रामीण समुदायों में फैले हुए घोर अंधविश्वास से उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थानीय निवासी शवों को खोदकर निकाल लेते थे और कुछ मामलों में उनके चारों कोनों पर खूंटियां गाड़कर घेराबंदी कर देते थे। हालांकि अनेक विद्वानों ने इस अवधि में पिशाच के अस्तित्व के नहीं होने की सूचना दी और समय से पहले दफनाए जाने अथवा जलांतक रोग रेबीज को अंधविश्वास के बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बाद में जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया की महारानी आती तो उन्होंने ये सब कहा कि भाई ये सब तो मिथक है, अंधविश्वास है। एक्चुअली होता क्या था कि ये लोग जो है शवों को गाड़ देते थे, कई बार उनसे बीमारियाँ फैलती थी, बहुत चीज़ें होती थी जिस कारण से एक डर बना हुआ था। और मतलब सिंपल बात है यार, आपको पता है आपके यहाँ कहीं भी मतलब शव कोई दफन है तो आपको थोड़ा तो डर लगेगा ना, यहाँ कोई दफन है, एक इंसान जैसी आकृति है किसी की, तो वो डर तो जायज़ है। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई वो जला ही देते हैं। अब वो जला दिया, वो ख़त्म ही हो गया,
उसका शरीर बचा ही नहीं, तो हमको थोड़ा कम डर लगता है। ये तो कहानियाँ जो थी वो यूरोप में थी। अब गैर यूरोपीय मान्यताएं वो क्या थी कि अफ्रीका की जानते हैं, तो अफ्रीका के विभिन्न देशों में पैशाचिक क्षमताओं वाले प्राणियों की अनेक लोक कथाएं हैं। पश्चिमी अफ्रीका में अशांति जाति के लोग लोहे के दांत वाले और पेड़ों पर वास करने वाले असाम्बोसम तथा ईयू लोग जुगनू का आकार धारण कर बच्चों का शिकार करने वाले एड्स की कहानियाँ कहते हैं। पूर्वी केप क्षेत्र में इम्पंडुलू के बारे में जनश्रुति है कि वे बड़े नाखूनों और पंजों वाले पक्षी का आकार धारण कर गर्जन और बिजली को बुला सकते थे। मेडागास्कर के निवासी बेटसिलियो लोगों का रमांगा के बारे में कहना है कि यह निर्वासित अथवा जीवित पिशाच है जो कुलीन रईसों के खून पीता है और उनके नाखून की कतरनें खाता है। एक चीज़ कॉमन है, आपने देखा हर जगह, जबकि पहले कोई ऐसा फ़ोन वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं था कम्युनिकेशन का, लेकिन फिर भी मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी एक चीज़ कॉमन है कि सारे पिशाच खून ही पीते हैं। क्या ये चीज़ ये नहीं दर्शाती कि मनुष्यों का दिमाग कितना भी अलग हम हो जाएं फिर भी सेम सोचता है। अब जानते हैं अमेरिका के बारे में। तो फ्रांसीसी और अफ्रीकी वोडू या वूडू जादू के मिश्रण से विश्वासों का संयोजन फलीभूत किस तरह होता है, इसका एक उदाहरण लुंगारू है। इसका एक उदाहरण लुंगारू शब्द संभवतः फ्रेंच शब्द लॉप गरो, जिसका अर्थ है भेड़िया मानव, ये भी हमने सुना है, से लिया गया है। यह मॉरिशस की संस्कृति में आम बात है। हालांकि लुंगारू की कहानियाँ कैरेबियन द्वीप समूह और संयुक्त राज्य अमेरिका में लुसियान में व्यापक स्तर में फैल गई थी। इसी प्रकार की राक्षसियाँ त्रिनिदाद की सोकोयंत और कोलंबिया की कथाओं में टुंडा और पटसोला हैं, जबकि दक्षिणी चिली के मापुचे जाति के लोग खून चूसने वाले सांप को पेयूचे के रूप में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका अंधविश्वास में पैशाचिक प्राणियों से रक्षा के लिए घृत कुमारी के दरवाजे के पीछे या बगल में लटका देने की मान्यता थी। घृत कुमारी ये क्या है? अब एस्टेक पौराणिक कथाओं में सिहुटेटियो का वर्णन किया जाता है, जो उन स्त्रियों की कंकाल समान चेहरे वाली प्रेतात्माएं थी जिनकी बच्चों को जन्म देने के समय ही मृत्यु हो गई। वे बच्चों को चुरा लिया करती थी और जीवित लोगों को पागल कर उनका साथ यौन संपर्क कायम करती थी। ये तो वही पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, उनको ज़्यादा हूरें चाहिए रहती हैं। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान पिशाचों में विश्वास न्यू इंग्लैंड के विशेष रूप से रॉड द्वीप और पूर्वी कनेक्टिकट में व्यापक रूप से फैल चुका था। ऐसे परिवारों के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा चुके हैं जो मृतकों के पिशाच होने की अपनी मान्यता और परिवार में बीमारी और मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार मानने के कारण अपने प्रियजनों को कब्र से खोदकर बाहर निकालकर उनके दिलों को शरीर से अलग कर देते थे। जबकि वैम्पायर शब्द का व्यवहार वास्तव में मृत व्यक्ति के लिए कभी नहीं किया गया था। घातक रोग तपेदिक या कंजप्शन जैसे इसी नाम से यह उस वक्त जाना जाता था कि बारे में ऐसे मान्यता थी कि तपेदिक रोग से मरने वाले परिवार के सदस्य के रात्रिकालीन कोप से ही परिवार के अन्य सदस्य इस घातक बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। कोप यानी शायद बुखार वगैरह या गुस्सा क्रोध ऐसी कुछ है। सबसे अधिक प्रसिद्ध और हाल फिलहाल दर्ज संदिग्ध वैम्पायरिज्म का मामला 19 वर्षीय मर्सी ब्राउन का है, जो सन 1892 में एक्जेडर रॉड द्वीप में मर गईं। उनके पिता ने पारिवारिक चिकित्सक की सहायता से उसकी मौत के 2 महीने बाद उसे उसके कब्र से बाहर निकाला, उसके दिल को काटकर बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। एशिया में क्या मान्यताएं चल रही थी इसकी, इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो मूलतः प्राचीन लोक कथाओं में निहित पिशाचीय सत्ता की कहानियों के साथ पिशाचों के बारे में आधुनिक विश्वास महाद्वीप की मुख्य भूमि से होकर दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीपों के पिशाची प्राणियों तक संपूर्ण एशिया में फैल गया। भारत में भी अन्य पिशाचीय जनश्रुतियों का विकास हुआ। भूत या प्रेत उस व्यक्ति की आत्मा है जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई हो, मतलब कि जिसका समय ना आया हो और मृत्यु हो गई हो। ये तो खैर माना जाता है हमारे यहाँ आज भी। शवों में प्राण संचार कर यह उसके आसपास रात में भटकता है तथा जिंदा लोगों पर पिशाच की तरह हमला करता रहता है। उत्तरी भारत में ब्रह्म राक्षस, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि
भारत में जो मान्यताएं हैं वो भूत प्रेत के साथ ब्रह्म राक्षस को ज़्यादा माना जाता है। हमारी पुस्तकों में भी, प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है ब्रह्म राक्षस के बारे में। यह पिशाच जैसा ही एक प्राणी है जिसका सिर, आंतों और एक खोपड़ी से घिरा हुआ है, जिससे इसने रक्त पान किया है। हालांकि पिशाचों का आविर्भाव जापानी सिनेमा में 1950 के अंतिम दशक में हुआ था, लेकिन इसके पीछे की लोक कथा का मूल स्रोत पश्चिमी है। जो भी हो, नुकेकुबी एक ऐसा प्राणी है जिसका सिर और कंधा शरीर से अलग होकर मानव के शिकार के लिए रात में उड़ने लगता है। महिला पिशाचों के सामान प्राणियों के संबंध में दंत कथाएं हैं कि वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को अलग कर सकती हैं। वाओ, खतरनाक, मतलब वाओ नहीं, खतरनाक। ऐसी कहानियाँ फिलीपींस, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में मिलती हैं। फिलीपींस में पिशाच जैसे मुख्यतः दो जीव होते हैं, टैगालोग और वियासिन मैना नंगल, स्वयं को खंडित करने वाला। अच्छा, तो मेंडूरोगो असवंग एक ही प्रकार है जो दिन में एक आकर्षक लड़की के रूप धारण कर लेता है और रात में डेना या डायन बोल सकते हैं शायद, तथा धागे जैसी लंबी खोखली जीभ विकसित कर लेता है। ये तो यार इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है, धागे जैसी लंबी खोखली जीभ, अब पता नहीं क्या है। तो जीव का व्यवहार सोए हुए शिकार का खून चूसने के लिए किया जाता है। मैना नंगल एक अधेड़ सुंदर महिला के रूप में वर्णित है जो अपने ऊपर धड़ को अलग करने में सक्षम है ताकि वह चमगादड़ के जैसे पंखों के साथ रात में संदिग्ध सोई हुई गर्भवती औरतों का उनके ही घरों में शिकार करने के लिए उड़ सके। वे सूंड जैसी लंबी जीभ का इस्तेमाल इन गर्भवती महिलाओं से भ्रूण चूसने के लिए करती हैं। वे अंतड़ियां, खासकर दिल और जिगर तथा बीमारों के बलगम खाना भी पसंद करती हैं। छी। मलेशियाई पेना, मैं तो ये सुन लिया, आगे पढ़ा नहीं जा रहा भाई। मलेशियाई पेनांगलन या तो खूबसूरत अधेड़ अथवा जवान औरत हो सकती है जिसने काला जादू का सक्रिय इस्तेमाल कर अथवा अन्य अप्राकृतिक माध्यमों से खूबसूरती हासिल की है। ये तो कई हॉलीवुड मूवी में दिखाया गया कि एक बूढ़ी औरत होती है जो डायन होती है, पिशाच होती है। वो क्या करती है कि अपने आप को सुंदर बनाने के लिए दूसरे लोगों का मतलब कुछ खून पीती है या मारती है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वे स्थानीय लोक कथाओं में आमतौर पर काली राक्षसी प्रवृत्ति वाली पिशाचिनों के रूप में वर्णित है। वे अपने विष दंत वाले सिर को विच्छेद करने में सक्षम है, जो रात भर आमतौर पर गर्भवती महिलाओं के खून की खोज में उड़ती रहती है। भाई, उड़ने की प्रथा ज़्यादा ही लोकप्रिय हो रही है। मलेशियाई अपने दरवाजों और खिड़कियों के आसपास इस उम्मीद से जेरूजू गोखरू लटका दिया करते थे जिससे कि पेना नंगल अपनी अंतड़ियों में गोखरुओं के कांटे चुभ जाने के डर से अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। पाली की लोक कथाओं में लेयाक भी इसी तरह का प्राणी है। इंडोनेशिया में एक कुंतिलानक या मतियानक अथवा मलेशिया में लेंगसुइर एक ऐसी औरत है जिसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई और वह गांवों को भयग्रस्त का बदला लेने के उद्देश्य से मरी नहीं, एक आकर्षक महिला के रूप में प्रकट हुई जो लंबे काले बालों से अपनी गर्दन के पीछे ढके हुए एक छेद के द्वारा बच्चों के खून चूसा करती थी। उसके बालों से यह छेद भर देने से वह भाग खड़ी होती थी। क्या? अच्छा, छेद भर देने से वो भाग खड़ी होती थी। शवों के मुंह शीशे की माला से भरे, प्रत्येक कांखों के नीचे अंडे और पंजों में सुइयां होती थी ताकि उन्हें लेंगसुइर होने से रोका जा सके। चाइना में क्या चल रहा था? यांगशी को पश्चिम के निवासी कभी कभी चीनी पिशाच कहा करते थे। वे वास्तव में पुनः अनुप्राणित शव थे जो जीवित प्राणियों को मारकर अपने शिकार के जीवन सार को शोषित करने के लिए उड़ान भरा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे तब प्रकट होते थे जब किसी मृतक के शरीर को छोड़ने में उसकी आत्मा असफल हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों ने पिशाच के साथ जियांगशी की तुलना पर विवाद खड़ा कर दिया था क्योंकि जियांगशी आमतौर पर बुद्धिहीन प्राणी है जिसके पास स्वतंत्र सोच नहीं है। इस राक्षस की एक असामान्य विशेषता इसकी हरी सफ़ेद रोएदार त्वचा है जिसे शायद इसने शवों पर पड़ती फफूंदी या कवक से पाया है। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है तो मुझे एडिटिंग भी करनी होती है भाई, स्टॉक फुटेज वगैरह लगानी पड़ती है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।